हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आरजीपीवी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डब्ल्यूएस का स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ, जो आरजीपीवी का इम्पोर्टेंट कल एग्जाम है आरजीपीवी का, वो डब्ल्यूएस का, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सस्टेनेबिलिटी है क्या। सस्टेनेबिलिटी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं। जैसे में विंड हो गया, वाटर हो गया। ये सब क्या है, सस्टेनेबिलिटी जो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम लोग को, बच्चों के लिए ये अच्छा है, जो कभी खत्म नहीं होता है। और हम लोग फ्यूचर के लिए एक एक कह सकते हैं कि रिसोर्स है जो हम लोग आगे तक इसको हम एक्सलरेट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसका डिफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू डेवलपमेंट दैट मीट्स टू नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs, and it aims to balance human development with environmental protection. सस्टेनेबिलिटी ये है कि जो हम लोग एक ऐसा रिसोर्स जो हम लोग को जरूरत है, जो हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम लोग के लिए जरूरत है, उसको हम लोग बैलेंस करके रखना चाहिए। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट है, प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम लोग नेचुरल रिसोर्स को बचाना चाहिए। जैसे में वाटर हो गया, विंड हो गया और बायोमास हो गया। ये सब हम लोग बचा कर चलना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी में जो होता है कि हम लोग हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बायोडाइवर्सिटी होते हैं होते हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमको इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करके रखना चाहिए। एंड रिड्यूस ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टेज। हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पॉल्यूशंस होते हैं, वाटर पॉल्यूशंस होते हैं। उसकी वजह से मेनी डिजीज हो रहे हैं। जैसे कैंसर हो रहा है, कोलरा हो रहा है, ये सब चीजें हो रहे हैं। तो ये हम लोग को फर्ज बनता है और गवर्नमेंट को भी फर्ज बनता है कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट करें। और हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आगे हमारा बायो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखें। कंट्रोल टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग को चेंज के एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हीट हमारे अर्थ पे हीट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन के कारण कभी भी वर्षा हो जाता है, कभी भी गर्मी हो जाते हैं, कभी भी ठंडा हो जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले मेंटेन करके रखना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए। उससे हम लोग O3 ओजोन लेयर पर भी इफेक्ट करेगा। तो ये सब बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है जो हम लोग को बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेस से। तो ये ओजोन लेयर जो होते हैं वो दिन पर दिन हम लोग को ये एटमॉस्फेयर से खराब होते जा रहे हैं, जिससे अल्ट्रा वायलेट रे आ रहे हैं सन से, जिससे हम लोग को स्किन डैमेज हो रहे हैं। तो ये सब चीज पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब सेकंड है सोशल सस्टेनेबिलिटी। हम लोग क्या सोशल में इम्प्रूव ला सकते हैं, सोसाइटी में क्या इम्प्रूव ला सकते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें एग्जांपल हो गया कि मेनी पीपल, कोई कोई बहुत रिच हैं, कोई कोई बहुत गरीब आदमी है। तो ये इम्प्रूव करना है कि मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ही, जिसमें कोई ऐसा आदमी है जिससे हर चीज मिल रहा है, और कोई ऐसा आदमी जो एक रोटी के लिए तरस रहा। तो ये मेंटेन करके रहना चाहिए, तभी हम इकोलॉजिकल सिस्टम को हम बैलेंस रख सकते हैं। सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये जिसमें हम लोग, सबसे ज्यादा गरीबों के साथ इनजस्टिस होता है, तो ये हम लोग इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इनजस्टिस नहीं हो गरीबों के साथ। एंड थर्ड है
एक्सेस टू क्लीन वाटर, फूड एंड एनर्जी एंड एजुकेशन। ये हम लोग एक्सेस अमाउंट में ये सब वाटर जो है वे हम लोग को अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, और एजुकेशन पे भी मोर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेनी ऑफ पीपल्स जो है अनएजुकेटेड होने के कारण बहुत सारे चीज गलत फायदा उठाते हैं। एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ये तो बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। हम लोग का जो एनर्जी सिस्टम हो वे अर्थ से कैसे फ्रेंडली रख सकते हैं एनर्जी को। इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ये क्या करना चाहता है। ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम हैवली ऑन फोसिल फ्यूल्स। ये जो ट्रेडी ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम है वो हैवली फ्यूसल फ्यूल्स के कारण पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ फ्रेंडली एनर्जी सिस्टम मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये सब पॉल्यूशन के कारण, फ्यूसल फ्यूल्स के कारण हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। एंड मेजर टू मैक एनर्जी सिस्टम आर फ्रेंडली। इसको फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या इम्प्रूव ला सकते हैं। यूज रिन्यूएबल रिसोर्स, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। हम लोग फोसिल फ्यूल्स वगैरह का कम यूज कर सकते हैं, जैसे में हो गया सोलर, विंड, हाइड्रो जनरेशन, बायोमास, एंड रिड्यूस हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस इमिशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जो जो हीट बढ़ रहा है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, हम लोग को धरती पर हीट बढ़ रहा है, तो उससे हम लोग को ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। एंड सेकंड है एनर्जी इफिशियंसी, इफिशियंसी अप्लायंसेस एंड मशीन्स। सेकंड है स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी मैनेजमेंट। एंड थर्ड है डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम। फर्स्ट इसका पॉइंट है रूफटॉप सोलर एंड माइक्रोग्रिड्स रूल एरिया। एंड फोर्थ है क्लीनर फ्यूल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल्स एंड बायो फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये सारी चीज का हम लोग को पर ध्यान देना चाहिए। एक क्लीनर फ्यूल्स है, इसमें ये सारी चीज से हम लोग इन्वायरमेंट पर, हमारे इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें बायोफ्यूल, रिन्यूएबल रिसोर्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल चीज ज्यादा यूज करना चाहिए, जिससे हम लोग को पॉल्यूशन नहीं हो, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एसिड रेन हो जाते हैं, और मेनी मोर एक्सपेंसिव चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना इतना डेंजरस एसिड रेन होते हैं, एसिड रेन। तो ये सब छोटे छोटे चीज पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है challenges in implementations of geothermal energy and power generations। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइज हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। ये जियोथर्मल एनर्जी जो होता है ये अर्थ इंटीरियर पर यूटिलाइज करता है, हीट को यूटिलाइज करता है। डिपोजिट इट्स पोटेंशियल सर्वल एंड चेंजेस एग्जिस्ट। ये यूटिलाइज करता है, स्टोर करता है पोटेंशियल फॉर्म में। इसमें चैलेंजेस क्या होता है, इसके फर्स्ट पॉइंट है हाई इनिशियल कॉस्ट। सबसे बड़ा चीज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंसिव। सेकंड चीज है साइट स्पेसिफिक एंड अवेबिलिटी, ओनली फिजिबल इन टेक्निकल एक्टिविटी रीजन्स। थर्ड है टेक्निकल चैलेंजेस, कोरोजन एंड स्केलिंग। फोर्थ है इन्वायरमेंटल इशू, रिलीज ऑफ गैसेस like hydrogens and sulfur. थर्ड है लैंड सस्टेंस। एंड फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड अवेयरनेस एंड रिसर्च, लैक ऑफ स्किल मैन पावर। इसका कंक्लूजन कि क्या जियोथर्मल एनर्जी क्या कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी हैज ग्रेट पोटेंशियल बट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये एक जो थर्मल एनर्जी है तो ये बहुत इफिशियंट है, जो हम लोग के लिए इसमें एक ग्रेट टेक्नोलॉजिकल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ताकि हमको इसको और इम्प्रूव कर सके आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। आगे चलते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है वही वही आप लोग को बताएंगे। यस। बायोडाइवर्सिटी, लॉ ऑफ टोलरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो होता है, सबसे पहले ये जानना होता है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो होता है दो शब्द मिलकर बना हुआ है। एक बायो, सेकेंड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, सबसे पहले जानेंगे कि बायो होता क्या है। बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज। जैसे में हम लोग का इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। उसी को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज जो हम लोग को इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन की लॉ कहता क्या है। द लॉ ऑफ टोलरेंस स्टेट दैट सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ टोलरेंस इन्वायरमेंट फैक्टर। इंडिया इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर। इंडिया जो है इंडिया जो है 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर है पूरे वर्ल्ड में हमारे देश में, इंडिया में 17 बायोडाइवर्सिटी मेगा सेंटर्स है। क्योंकि जैसे में इसका रीजन क्या है, डाइवर्स क्लाइमेट। हमारे क्लाइमेट्स इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट्स होता है, जैसे में समर्स होता है, रेनी सीजन्स होता है, विंटर्स होते हैं। डाइवर्स क्लाइमेट के कारण हम लोग को इतना 17 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है इंडिया में। एंड वायरिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिटी ऑफ इकोसिस्टम के कारण हम लोग को मेगा डाइवर्सिटी देखने को लिए मिलता है। एंड हाई स्पीसीज रीचेज एंड इंडेमिक। आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया। हॉट स्पॉट्स मतलब सबसे पहले जानेंगे कि हॉट स्पॉट क्या होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज जब हम एक साथ रखते हैं उसको, उसी को कहते हैं हॉट स्पॉट्स। जिसके ये फोर रीजन्स में बेस्ड है। ये 3% जो स्पीसीज होते हैं ये लॉस होते हैं, इसके 70%, सॉरी 70% स्पीसीज जो होते हैं वो लॉस होते हैं इस क्लाइमेट्स की वजह से। तो इसका 4 हॉट स्पॉट्स होते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न घाट्स में हम लोग को हॉट स्पॉट ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाए जाएंगे। ये ईस्टर्न हिमालयज में पाए जाएंगे, इंडो बुर्मा में पाया जाएंगे। एंड इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। इंडिया डाइवर्स मैक ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन प्लस सॉइल ओरिजिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपीवी। आरजीपीवी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग को सॉइल पॉल्यूशन हो रहे हैं हमारे, जिससे हमारा सॉइल जो है लेस फर्टिलाइज हो रहा है ये, जिससे हम लोग को क्रॉप्स वगैरह कम आ रहे हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉइल कंटिमिनेशन में। फर्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑन सॉइल। सॉइल हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंस ऑफ, जैसे में गार्बेज वेस्ट हम लोग खेत के अंदर डाल देते हैं, उससे भी हमारा सॉइल खराब होता है। जैसे में सर सर्व एंड लॉन्ग टर्म्स। एंड सॉइल कंटेमिनेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ फॉरेजन सब्सटेंस, एंड सेकंड है मे नॉट कॉजेज हार्म। सॉइल इरोजन्स मतलब सॉइल इरोजन्स का मतलब होता है मिट्टी की कटाई। मिट्टी को खराब होना, उसी को कहते हैं
सॉइल इरोजन्स, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक लेयर, टॉप नॉच सॉइल पूरी तरह से खराब, दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, जिससे हम लोग को क्रॉप्स वगैरह और किसानों को, इंडियन किसानों को या कोई भी किसाने को लेस अमाउंट में क्रॉप्स पैदा हो रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को घाटा हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स मेरी मेनी से मेनी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं खेत में, मेनी से मेनी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज ना करके हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डालें। जैसे में डंक, काउ डंक्स वगैरह हो गया, ये सब खेत में डालेंगे, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मोर इम्पोर्टेंस है। इसमें सब थर्ड है सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, बेड रॉक्स, ये सारे चीज हमारे सॉइल्स को डेंजर जोन में पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हम लोग को फर्ज बनता है कि हम लोग सॉइल को ये सब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स कम करके ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डालें, ताकि हम लोग से ज्यादा उसमें एडवांटेज प्राप्त करें, क्रॉप प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं। फर्स्ट फिफ्थ को सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबरिंग गलत हो गया, जिसके लिए सॉरी। रोल और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आरजीपीवी के लिए। सबसे पहले जानेंगे रोल ऑफ साइंटिस्ट इन रिड्यूसिंग डिजास्टर्स। क्या इसका साइंटिस्ट है और क्या रोल है इसका रिड्यूसिंग डिजास्टर का। फर्स्ट है फिजिकल फिजिस्ट एंड डिजास्टर प्रिडिक्शंस। सेकंड है बायोलॉजिस्ट डिजीज कंट्रोल। थर्ड है इंजीनियर्स एयरलियर एंड वार्मिंग सिस्टम। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। सॉरी फॉर ये नंबरिंग गलत लिखा गया है। सो अब आगे चलते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ एंड जोन्स, जिसमें एक्वाटिक लाइफ के लिए ह्यूमन क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एक्वाटिक लाइफ। सबसे पहले जानेंगे कि एक्वाटिक लाइफ क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक लाइफ क्या क्या होते हैं। एक्वाटिक लाइफ का मतलब होता है जो लाइफ वाटर में रहता है, उसको कहते हैं एक्वाटिक लाइफ। जो पानी को अंदर आता है उसे कहते हैं एक्वाटिक लाइफ। जैसे में फिश हो गया, व्हेल हो गया, अलगी हो गया, अलगी इज एग्जांपल ऑफ प्लांट। एंड ये सब क्या इम्पैक्ट कर रहा है एक्वाटिक लाइफ के बारे में। दिन पर दिन एक्वाटिक लाइफ जो होते हैं, फिश वगैरह कम होते जा रहे हैं, डेड होते जा रहा है, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हम लोग वाटर के थ्रू, हम लोग पॉन्ड, रिवर्स, नदी में, ओशियंस में बहा दे रहे हैं, जिससे हमारे एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट पहुंचा रहा है। इसमें वाटर पॉल्यूशन, जो अब अभी हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारे एक्वाटिक लाइफ को के इफेक्ट कर रहा है। ओवर फिशिंग के कारण, जैसे में हम लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण, कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बरसात हो जाता है, कभी कभी रेनी रेनी सीजन हो जाता है, समर हो जाता है, विंटर हो जाता है। इसके कारण हमारे एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे गैस दैट डज नॉट कॉजेज एयर पॉल्यूशन प्लस स्मोक टर्म। जैसे में नाइट्रोजन डज नॉट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यस। एंड एयर पॉल्यूशन जो होते हैं वे हमारे लाइफ को इफेक्ट कर पा रहे हैं। बट एक कोई एक गैस भी होता है जो हम लोग को नॉट एयर पॉल्यूशन में कंसीडर नहीं होता है। जैसे में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के कारण हम लोग एयर पॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं कि कॉजेज नहीं हो सकता है। एंड स्मॉक पॉइंट बाई एच ए दास ब्लैक इन 1905 में ये इम्प्लीमेंट किए थे। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वही वही आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट है, एट एट नंबर क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फीचर्स। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट्स। ये वर्ल्ड लाइफ जो होता है, हम लोग मतलब जंगली जानवरों को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये इम्प्लीमेंट 1972 में एक लॉ लाया गया था, एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, कि हम लोग वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हम लोग को फर्ज बनता है कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि आगे चलकर
हम लोग को आगे चलकर कोई इकोसिस्टम पर प्रभाव नहीं पा रहे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को हम लोग पर नहीं थी इकोसिस्टम में मेंटेन करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जैसे में डियर हो गया, ग्रास हो गया, टाइगर हो गया, ये सब मेंटेन करके रख, पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए है। ये सब नहीं रहेगा, जैसे मोर अमाउंट में ग्रास हो जाएगा, ये भी हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं है, ताकि डियर इसको खाए। लार्ज अमाउंट में डियर आ जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा आएगा तो हमारे फसल को सब खा जाएगा डियर, इसीलिए फिर टाइगर इसको खाता है। तो ये फूड चेन हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है। तो यही कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1972 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। आगे चलते हैं। प्रिवेंट हंटिंग एंड ट्रेड, हम लोग को हंटिंग जो करता है उससे बचाने के है कि हंटिंग कम से कम किया जाए, ताकि हम लोग वाइल्ड लाइफ को बचा सके। कंजर्व हैबिचुअल्स एंड फीचर क्या है, फीचर्स इसका देखते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया, एरिया को प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ एडवाइजर बोर्ड्स, स्ट्रिक्स पेंटाइट्स, ये सब थ्री फीचर्स है, ये इंपॉर्टेंस है, इसको याद रख लेना है। एंड ये नाइन्थ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 एक फॉरेस्ट एक एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू 1980 में, जो हम लोग फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि मेनी ऑफ पीपल्स जो है, मेनी जो है ये दिन पर दिन पेड़ों को कटाई कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन दिन पर दिन डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज गलत है। डिफोरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग बढ़ने के कारण हमारा लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करेगा, नेचुरल लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो ये फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो हम लोग को कोशिश करना है कि कम से कम पेड़ को कटाई करे, कम से कम डिफॉरेस्टेशन करे, और कोशिश करना चाहिए कि एफॉरेस्टेशन ज्यादा करना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अ, इसका पॉइंट देख लेते हैं, प्रिवेंट ऑफ डिफोरेस्टेशन, जो अभी हम लोग आप लोग को बताए कि डिफोरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, पेड़ को कटाई नहीं करना चाहिए। कंट्रोल फॉरेस्ट लैंड डिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल करना चाहिए, ताकि कम से कम हम पेड़ों को कटाई करें, और एक ग्रेट से ग्रेट स्ट्रिक्ट रूल लाया जाए, ताकि हम इसको हम लोग पेड़ को बचा सके, और हमारे एनिमल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, ग्लोबल वार्मिंग से बच सके, एंड एसिड रेन से बच सके। हमारे एसिड रेन्स के कारण देख लीजिए, हमारे आगरा का ताजमहल एसिड रेन्स के कारण उसका जो कलर है वो फीका पड़ गया। तो ये सब सारी चीजें हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे के लिए अच्छा हो, इकोसिस्टम मेंटेन करके रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।